जय हिंद जय भारत दोस्तों। एसबी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का भारतीय संविधान के कुछ यानी कि 1 से 4 तक हम लोग आज पूर्ण व्याख्या करेंगे और इस तरह से मेरा छोटा छोटा सेशन रहेगा ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए कि हमको क्या करना है या हमारा क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है और कैसे है। और इस तरह से हम आप लोगों को यानी कि 1 से 4 तक भाग 1 में जो अनुच्छेद हैं उसके बारे में हम लोग वर्णन करेंगे। तो आइए देर न गंवाते हुए समय न गंवाते हुए आप लोगों को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन देखा जाए। तो आज है भारतीय संविधान के एक भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। में अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन किया गया है। यह भाग भारत की भौगोलिक सीमाओं और राज्यों के गठन की शक्ति को परिभाषित करता है। यहाँ चारों अनुच्छेदों की सरल व्याख्या दी गई है। आप लोगों को एक कंफर्म कर लेना है कि भाग 1 हम लोग आज पढ़ चुके और इसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं और हम सरल भाषा में आप लोगों को समझाने की चेष्टा करेंगे और जो भी गलतियां हुई होंगी उसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ सर। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और आप लोगों को बताने का भरसक प्रयास करूँगा। आइए देखते हैं अनुच्छेद। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि हमारे देश का नाम क्या है और इसका ढांचा कैसा है। इसकी व्याख्या क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट होगा। भारत को हम इंडिया अर्थात राज्यों का संघ कहते हैं यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा। इनमें 3 श्रेणियों का क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र। दूसरा, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र यूटीएस। पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र यूटीएस। और तीसरा क्या कहता है? ऐसे अन्य क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित एक्वायर्ड किए जा सकते हैं। यानी कि इससे मतलब ये होता है भारत को हम लोग राज्यों के राज्य क्षेत्र कहते हैं और ऐसा नहीं है कि भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किए जा सकते हैं। यानी कि कोई राज्य उसमें मिला लिया गया तो वो उसमें संग्रहित ही रहेगा, न कि कोई अलग कर पाएगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वह ऐसे राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सके जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है। उदाहरण, 1975 में सिक्किम का भारत में विलय इसी अनुच्छेद के तहत हुआ था। पहला राज्य जब हम लिए तो उसमें सिक्किम था और वह 1975 में अनुच्छेद 2 के तहत हम उसको ले लिए और उसको वापस नहीं किए। यानी कि हम अनुच्छेद 2 में 1975 के में सिक्किम को भारत में मिला लिए। नेक्स्ट, अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण
वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो यह अनुच्छेद भारत के आंतरिक पुनर्गठन से संबंधित है। इसके तहत संसद कानून बनाकर किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो राज्य क्षेत्रों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है। यानी कि कहने का मतलब ये है अनुच्छेद 3 में कि हम नया राज्य बना सकते हैं, वर्तमान राज्यों को इधर से उधर कर सकते हैं, नामों में परिवर्तन कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत। यानी कि दिया हुआ किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, किसी राज्य का नाम, सीमा परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे उड़ीसा से उड़ीसा किया गया, ये अनुच्छेद 3 के तहत है। अनुच्छेद 4 में देखिए, अनुच्छेद 4 या चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए अनुच्छेद 2-3 के तहत बनाई गई विधियाँ क्या है? यह एक तकनीकी अनुच्छेद है जो यह बताता है कि अनुच्छेद 2-3 के तहत किए गए बदलावों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि श्योर है 2 और 3 में। यानी कि हम सिक्किम को ले लिए और उड़ीसा को उड़ीसा कर दिए। ये अनुच्छेद 3 के तहत। और अनुच्छेद 2 के तहत जब हम कोई कानून बना दिए, यानी कि असम को ले लिए और नामों में परिवर्तन कर दिए, तो इसमें 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि जो ले लिए सो ले लिए। इसका मतलब है कि राज्यों के नाम या सीमा बदलने के लिए संसद को किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। यह काम साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। यानी कि प्यारे विद्यार्थियों, ये समझ में आ गया कि दूसरा और तीसरा जो निर्णय ले लिया, हम चौथे को नहीं मानेंगे। मुख्य बात, अनुच्छेद 2 बाहरी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए है, जबकि 3 भारत के अंदर के राज्यों में फेरबदल करने के लिए है। यानी कि बाहरी क्षेत्र को हम ले लिए, सिक्किम को ले लिए 1975 में, और अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों में फेरबदल कर लिए। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता, सिविलाइजेशन से संबंध में प्रावधान किए गए हैं। यह भाग बताता है कि संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 में कौन भारत का नागरिक माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं भाग 2 में विधिवत तरीके से वर्णन करेंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। धन्यवाद।